क्या चुड़ैल इतनी शक्तिशाली होती है? क्या मरने के बाद भी रूह उसी के कैद में रहती है? आखिर तक सुने दिल दहलाने वाली कहानी और दिल के मरीज इसे ना सुने। लुधियाना पंजाब में सौरभ और करिश्मा ने एक घर किराए पर लिया। घर बहुत सुंदर था, पर पुराने जमाने के हिसाब से बना हुआ था। वह बड़ी बड़ी खिड़कियां थी जिसमें से बहुत रोशनी आती थी। एक दिन सौरभ और करिश्मा मार्केट गए हुए थे। वहां उनको एक फकीर मिला जो बहुत भूखा था। करिश्मा ने सौरभ से कहा, इनको खाने का कुछ सामान दिला दो। जैसे ही सौरभ फकीर के पास गया, फकीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तू वापस आ गया है, वो तेरा इंतजार कर रही है। सौरभ का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया उसके साथ ये क्या हुआ। वह तेजी से करिश्मा के पास गया। डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। करिश्मा ने पूछा, क्या हुआ? सौरभ ने उसे सब बताया। करिश्मा ने कहा, कोई मजाक कर रहा होगा या पागल होगा। भला मेरे रहते कोई तुम्हारा इंतजार क्यों करेगा? कुछ दिन बीत गए और सब नॉर्मल हो गया। दोनों फकीर की बात भूल गए। एक रात दोनों हॉरर फिल्म देख रहे थे। अचानक से किसी के छत पर चलने की आवाज आई। सौरभ ने बोला, तुम्हें वहम हो रहा है। हॉरर फिल्म के बाद ऐसा होता है। मस्त रहो और सो जाओ। एक दिन करिश्मा अकेली थी। वो घर की साफ सफाई करने लगी। उसे एक गुप्त कमरा मिलता है जो अलमीरा के अंदर था। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या उसे कमरा खोलना चाहिए या सौरभ का इंतजार करना चाहिए? अचानक से करिश्मा को लगा किसी ने उसे धक्का दिया और वो सीधे कमरे में घुस गई। वहां उसे पुरानी किताब और ढेर सारी तस्वीर मिली। वह किताब थी राणों की। करिश्मा किताब लेके अपने कमरे में आ गई और पढ़ने लगी। करीब 75 साल पहले यहाँ राणो और उसका पति शैलेंद्र रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि शैलेंद्र को किसी काम से दिल्ली जाना पड़ा। शैलेंद्र रेलवे स्टेशन से उतर अपने होटल के लिए निकला। वहां कोई रिक्शा नहीं था। उसे पैदल चलकर ही होटल जाना पड़ा। ब्रिज के नीचे से एक रास्ता जाता था रेलवे ट्रैक क्रॉस करके। रात के 12 बजे ट्रैक क्रॉस करने के लिए शैलेंद्र को इंतजार करना पड़ा। तभी वहां एक लड़की बैग लेके आ गई। शैलेंद्र हैरान हो गया। रात के इस समय अकेली लड़की क्या कर रही है? ट्रेन निकली और दोनों ने ट्रैक पार किया। शैलेंद्र अपने होटल पहुंच गया और सो गया। अगले दिन शैलेंद्र काम खत्म करके उसी रास्ते से होटल जा रहा था। उसे वही लड़की दोबारा मिली। शैलेंद्र ने मुस्कुराहट दिखाई और चलने लगा। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़ के देखा तो वही लड़की थी। शैलेंद्र अपने होटल पहुंच गया और खाना खा के सो गया। अगले दिन शैलेंद्र की ट्रेन वापसी की थी। उसी रास्ते से स्टेशन की तरफ चल पड़ा। शैलेंद्र देख के शॉक हो गया कि वही लड़की अपना बैग लेके स्टेशन की तरफ जा रही थी। शैलेंद्र स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी प्लेटफॉर्म पर वह लड़की भी थी। शैलेंद्र के मन में सवाल उठे कि आखिर ये लड़की है कौन और इतना संयोग कैसे हो सकता है। उसने जाकर उस लड़की से पूछ लिया, आप दिल्ली में रहती हो या कहीं और? लड़की ने बोला, लुधियाना। शैलेंद्र ने बोला, मैं और मेरी पत्नी भी वहीं रहते हैं। शैलेंद्र ने लड़की से उसका नाम पूछा। लड़की का नाम था सुप्रिया। शैलेंद्र ने बताया, हम पुलिस स्टेशन के पास वाली कॉलोनी में रहते हैं। सुप्रिया ने बोला, मैं भी वहीं रहती हूँ। शैलेंद्र को समझ नहीं आया कि यह कैसा हो सकता है। उसी समय ट्रेन आ गई और दोनों ट्रेन में चढ़ गए। दोनों की सीट आमने सामने थी। खाना खा के शैलेंद्र सीट पर लेट गया और सो गया। अचानक से उसकी नींद खुली। उसने देखा सुप्रिया उसे ही घूर रही थी। शैलेंद्र को लगा शायद नींद खुल गई होगी। ये सोचकर शैलेंद्र ने आंखें बंद कर लीं। तभी सुप्रिया बोली, मुझे पता है तुम जाग रहे हो, और जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में कुछ अजीब सा था। शैलेंद्र को समझ नहीं आया। उसको अजीब सी घबराहट हुई और उसने बोला, हाँ मेरी नींद खुल गई है। रात बीत गई और सुबह ट्रेन लुधियाना पहुंच गई। शैलेंद्र अपना सामान लेके अपने घर निकल गया। जैसे ही वह अपने घर का गेट खोल रहा था, उसकी नजर सुप्रिया पर पड़ी जो उसके पास खड़ी थी। तभी राणो आ गई और शैलेंद्र के गले लग गई। शैलेंद्र ने मुड़ के देखा, वहां कोई नहीं था। शैलेंद्र को लगा शायद उसका वहम होगा और दोनों घर में चले गए। एक रात शैलेंद्र छत पर राणो के साथ घूम रहा था। उसकी नजर सड़क पर पड़ी। उसने देखा कोई उसे घूर रहा है। उसने राणो से पूछा, तुम्हें कोई दिखाई दे रहा है? राणो बोली, नहीं, वहां कोई नहीं है। शैलेंद्र को समझ नहीं आया, शायद उसे ही वहाम हो रखा है। एक दिन शैलेंद्र काम से घर आया। रोना बोली, देखिए मेरी सहेली आई है। शैलेंद्र की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके सामने थी सुप्रिया। शैलेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि उसने कभी सुप्रिया को अपनी कॉलोनी में नहीं देखा।
और जब से दिल्ली से आया था, तब से जाने अनजाने वो बार बार सुप्रिया से टकरा रहा था। जिस दिन से सुप्रिया उनके घर में आई थी, उस दिन से घर में अजीब सी घटनाएं घटने लगी थीं। शैलेंद्र को हर रोज कोई ना कोई कमरे के दरवाजे पर खड़ा दिखता था और धीमी आवाज कानों में आती थी। धीरे धीरे शैलेंद्र की हालत खराब होने लगी और वो अजीब सा व्यवहार करने लग गया। कभी रात को अचानक से सड़क पे जाके खड़े हो जाता, कभी जोर जोर से छत पर हंसने लग जाता। रानो डर गई और उसने एक सिद्ध बाबा की मदद ली। शैलेंद्र कभी आलमीरा पर बैठ जाता था, कभी पंखे पर लटक जाता था। रानो को देखते ही बाबा ने बोला, वो आ चुकी तेरे पति के पीछे और उसको लेके ही जाएगी। रानो बहुत रोई और बाबा से मदद मांगी। बाबा ने उसे एक जल दिया और बोला, जाके अपने पति को पिला दे और घर में छिड़क दे, और कोई भी घर आए दरवाजा खोलना मत। राणो ने वैसा ही किया। जैसे ही राणो ने जल निकाला, खिड़कियां बजने लगी, दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और शैलेंद्र पंखे पर उल्टा लटका हुआ था और राणो को घूर रहा था। तभी घर के गेट पर बाबा आ गए और बाबा ने बोला, मैं आ गया हूं। शैलेंद्र की हालत देख राणो तेजी से दरवाजे की तरफ भागी और दरवाजा खोल दिया। बाबा उसी वक्त घर के अंदर आ गए और शैलेंद्र की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। राणो पीछे से सब देख रही थी। बाबा को देख शैलेंद्र हंसे लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी, राणो की सांस ऊपर नीचे हो रही थी। वो बस यही प्रार्थना कर रही थी कि उनका पति ठीक हो जाए। अचानक से बाबा ने अपनी गर्दन पूरी तरह घुमा ली और राणो को देखने लगे। ये देख राणो डर के मारे चीखने लगी, चिल्लाने लगी। राणो ने बोला, बाबा आपको क्या हुआ है? राणो ने वो जल जो बाबा ने दिया था, वो बाबा पर ही डाल दिया। एकदम से काला धुआं उड़ने लगा और पता चला वो बाबा नहीं, सुप्रिया थी। राणो के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुप्रिया ने शैलेंद्र को बालों से पकड़ लिया और राणो के सामने ही उसके मुंह से दिल बाहर निकल दिया और शैलेंद्र के मृत शरीर को पंखे से बांध दिया। राणो सुप्रिया की कैद में थी। हर रोज रात को सुप्रिया आती है और राणो को मारती है और शैलेंद्र के शरीर से चिपक जाती है। राणो से ये सब एक किताब में लिख लिया और अपने प्राण दे दिए। सुप्रिया एक चुड़ैल थी जो दिल्ली से शैलेंद्र के पीछे लग गई थी। जैसा ही सौरभ काम से लौटा, करिश्मा ने वो गुप्त कमरा दिखाया और किताब पढ़वाई। उस रात जब वो सो रहे थे, अचानक से किसी के रोने की आवाज आने लगी। आवाज आ रही थी उसी अलमारी से। सौरभ ने हिम्मत करके देखा, वहां कोई नहीं था। सौरभ वापस आके बिस्तर पर लेटा और करिश्मा को पकड़ के सोने लगा, पर वो करिश्मा नहीं, राणो थी। जैसा ही वो पलटी, सौरभ को ऐसा लगा जैसा उसका दिल मुंह से बाहर आ गया हो। वो इतना तेज चिल्लाया और पीछे होके बिस्तर से गिर गया। उसने देखा करिश्मा बिस्तर के नीचे छुपी हुई थी और इशारा कर रही थी, ऊपर कोई है। सौरभ को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। उसकी धड़कन जोर से चल रही थी। उसने हिम्मत करके ऊपर देखा तो करिश्मा वहीं थी। वो चिल्लाया और वॉशरूम में करिश्मा ने उसे खींच लिया। करिश्मा ने उसे बताया, वहां कोई है। पूरी रात उन दोनों ने वॉशरूम में बिताई और अगले दिन ही घर खाली करने का फैसला किया। अगले दिन उन्होंने देखा वो फकीर घर के बाहर ही खड़ा था। उसने उन्हें बाहर बुलाया और बताया, जिस कमरे में उन्हें किताब मिली वही राणो और शैलेंद्र की बॉडी दफन है। उनको निकाल के जलाना होगा, तभी वो इस घर से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन ये काम उनको दिन में करना होगा और शाम होते ही सब पहले जैसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस चुड़ैल का अगला शिकार होगा सौरभ। उन्होंने दोनों को एक अभिमंत्रित ताबिज दिया ताकि वो इन्हें छू ना सके। सौरभ मार्केट से जमीन खोदने का सामान लाया और खोदना चालू किया। वो शौक हो गए। फकीर की हर बात सच हो रही थी। राणो और शैलेंद्र की गली हुई हदिया और खून से लिपटा हुआ कपड़ा मिला। जैसे तैसे सारी क्रिया करके सौरभ ने सब पहले जैसा कर दिया। पर उनसे एक गलती हो गई। वो थी राणो की किताब। राणो की किताब उनकी अलमारी में ही रह गई थी। इस बात से अनजान दोनों चैन की नींद सो गए और फिर शुरू हुआ भयानक तांडव। उनके आसपास का सामान गिरने लगा। ट्यूबलाइट फट गई, पंखा गिर गया, खिड़कियां हिलने लगीं और तेज तेज किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। सौरभ और करिश्मा बहुत डर गए, पर फकीर के ताबीज से वो इन्हें छू नहीं पा रही थी। दोनों ने हिम्मत करके घर से बाहर जाने का फैसला किया। सुप्रिया ने उनके ऊपर सामान फेंकना चालू किया। करिश्मा के सर में चोट लगी। सौरभ के हाथ से खून निकलने लगा, पर हिम्मत करके वो घर से बाहर आ गए। घर के बाहर फकीर खड़ा था। उसने किसी तरह उस चुड़ैल को घर में कैद कर दिया और बाहर से आग लगा दी। वहां से भयानक चीख निकलने लगी। आसपास के लोग बाहर आ गए।
और देखते देखते पूरा घर झल के राख हो गया। आज भी वो प्लॉट खाली पड़ा है। वहां कोई घर नहीं खरीदता है। लोगों का मानना है सुप्रिया की रूह आज भी वही है और कहीं घर बनाने से वो वापस ना लौट आए। क्या आप जाना चाहेंगे हमें घर की तरफ या उसे खरीदना चाहेंगे?